Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 8th, subject science. We are reading chapter 9, reproduction in animals. जंतुओं में जनन. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था. क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं. पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी आप पढ़ चुके हैं. जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है. कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है. आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं. इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं. 9.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जनन की विधियां. Have you seen the young ones of different animals? क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में भरने का प्रयास कीजिए जैसा कि संख्या 1 एवं 5 में उदाहरण देकर दर्शाया गया है. You must have also seen the young ones of various animals being born. आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा. क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं. Just as in plants, there are two modes by which animals reproduce. These are one sexual reproduction and second is asexual reproduction. पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं. कौन कौन सी? पहली है लैंगिक जनन और दूसरी अलैंगिक जनन. तो चलिए हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं. 9.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लैंगिक जनन. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था. इसे याद करने की कोशिश कीजिए. आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं. क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? क्या आपको याद है? देखिए, जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जननांग होते हैं. पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं. यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है. आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नर जनन अंग. The male reproductive organs include a pair of testes, singular testis, two sperm ducts and a penis. नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु नलिका तथा एक शिश्न होते हैं जिन्हें हम फिगर 9.1 में देख सकते हैं.
वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट्स। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु को हम फिगर 9.2 में देख सकते हैं। ह्यूमन स्पर्म। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे ऊपर में जो रेड कलर में है वह इसका हेड है। मिडिल में ये जो ऑरेंज जैसे कलर का है ये मिडिल पीस है। एंड ये जो टेल है जो कि हमें पूंछ की तरह दिख भी रही है। Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक पाए जाते हैं। What purpose does the tail in a sperm serve? शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? Female reproductive organs. मादा जनन अंग। The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes and the uterus. मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी तथा गर्भाशय होता है जिसे हम फिगर 9.3 में देख सकते हैं। दोनों साइड में ये ओवेरी है, ऊपर में ये ओविडक्ट अर्थात गर्भाशय है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. मानव में स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। इस एग को हम डायग्राम 9.4 में देख सकते हैं। ह्यूमन ओवम अर्थात मानव अंडाणु। ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है अर्थात केंद्रक। बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हैंस। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। बूजो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है जिसे हम फिगर 9.5 में देख सकते हैं। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जिसे फिगर 9.6 में दिखाया गया है। You know that the zygote is the beginning of a new individual. क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपने माता पिता से तथा कुछ लक्षण वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय,
कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? Buju and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization. बूजू और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। Complete development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds and slow-flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है, जिन्हें फिगर 9.7 में दिखाया गया है। एग्स ऑफ फ्रॉग मीन्स मेंढक के अंडे। As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वह निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds, whereas a hen lays only one egg at a time? मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है? Though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं
का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। How could a single cell become such a big individual? एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन। Fertilization results in the formation of zygote, which begins to develop into an embryo. निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है, जिसे फिगर 9.8a में दिखाया गया है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे डायग्राम बी में दिखाया गया है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। This developing structure is termed an embryo. इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है, जिसे कि डायग्राम सी में दिखाया गया है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास निरंतर होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus. भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है, जिसे कि फिगर 9.9 में दिखाया गया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hens also, but do hens give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not. Then how are chicks born? Let us find. मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. बाहर निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous animals. हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं।
The eggs of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. These animals from which you have collected the eggs are examples of oviparous animals. कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती हैं, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। यंग वंस टू एडल्ट्स, शिशु से वयस्क। The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from the adults. नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए कि उसमें क्या होता है। सबसे पहले अंडा रहता है, फिर लार्वा अथवा इल्ली बनती है, फिर प्यूपा बनता है, फिर वह वयस्क बन जाता है। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है जिसे फिगर 9.10 में दिखाया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग मीन्स मेंढक का जीवन चक्र क्या होता है। पहले एग रहते हैं, फिर अर्ली टेडपोल आरंभी टेडपोल बनता है, देन लेट टेडपोल बाद का टेडपोल बनता है, देन एडल्ट फ्रॉग वयस्क मेंढक बन जाता है। ये मेंढक का जीवन चक्र होता है। You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। 9.3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, क्या आप उनके प्रजनन करने से ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। एक्टिविटी 9.3 Get permanent slides of hydra. Observe them using hand lens or a microscope. Look out for any bulges from the parent body. हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। फिर इसकी तुलना फिगर 9.11 से कीजिए जो कि हमें ऊपर में ग्रीन कलर में दिख रहा है। In each hydra
There may be one or more vulgaes. These vulgaes are the developing new individuals and they are called buds. प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। याद कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनक कहते हैं। Since new individuals develop from the buds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें कैसे होता है। You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single-celled organism. आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ऊपर में एक है, फिर उसका केंद्रक विभाजन हुआ तो ये दो हो गए, फिर ये अलग अलग हो गए तो दो अमीबा बन गए। इस प्रकार कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। Apart from budding and binary fission, there are other methods by which a single parent reproduces the young ones. You will study about these in your higher classes. मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करते हैं। इन विधियों के बारे में आप अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। डॉली की कहानी क्लोन। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh. किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया, जिसे हम डायग्राम 9.13C में देख सकते हैं। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female Finn Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई, जिसे डायग्राम ए में दिखाया गया है। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव को डायग्राम बी में दिखाया गया है। उसके बाद अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। उसके बाद फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface Eve, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken.
इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव में रोपित किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी, जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी, जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 जनवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a time found to be born with severe abnormalities. डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। थैंक यू।